सुबह उठकर ब्रश करते समय नोरा को अपने आसपास कुछ अजीब महसूस होता है। खतरा समझकर वो आसपास ध्यान से देखने जाती है। तब जो वो देखती है उससे उसका दिल ठंडा पड़ जाता है। असल में नोरा इस समय समुद्र के कई हजार फीट नीचे है, जहां आज तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंची। समुद्र की इतनी गहराई में पानी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो 1 सेकंड से भी कम समय में इंसान के शरीर को कुचलकर पानी में मिला सकता है। इसी जगह समुद्र पर रिसर्च करने के लिए एक बेस या स्टेशन बनाया गया है और उसी बेस के अंदर वो लोग रहते हैं। नोरा बताती है कि महीनों तक इतनी गहराई में रहने पर बाहर दिन है या रात ये समझना भी मुश्किल हो जाता है। कभी कभी तो सपना और हकीकत में फर्क करना भी कठिन हो जाता है, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी ड्यूटी निभानी पड़ती है। नोरा ये बातें बता ही रही होती हैं कि अचानक पूरे बेस की लाइट्स अजीब तरह से ब्लिंक करने लगती हैं। क्या हो रहा है ये देखने के लिए जैकेट पहनकर नोरा आगे बढ़ती है। तभी उसे पता चलता है कि ऊपर से पानी लीक हो रहा है और ये दृश्य देखकर उसका दिल पूरी तरह ठंडा पड़ जाता है। समुद्र की इतनी गहराई में पानी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो 1 सेकंड में इंसान की हड्डियों को पाउडर की तरह कुचल सकता है। लेकिन नोरा इसके बारे में ज्यादा सोच भी नहीं पाती कि अचानक बेस की दीवार टूट जाती है और अंदर पानी घुसने लगता है। अपनी जान बचाने के लिए नोरा पूरी ताकत से दूसरे कॉरिडोर की तरफ दौड़ने लगती है और सो रहे दूसरे क्रू मेंबर्स को जगाने की कोशिश करती है। ऐसा खौफनाक मंजर देखकर वहां मौजूद सभी लोग चिल्लाते हुए नोरा के पीछे दौड़ने लगते हैं। काफी कोशिश के बाद वो लोग एक दूसरे रूम तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उस रूम के डोर का सिस्टम फेल हो चुका होता है, इसलिए वो किसी भी तरह लॉक नहीं हो रहा था। समय बर्बाद किए बिना नोरा जल्दी से अपने हाथों से उस डोर के सिक्योरिटी सिस्टम को ठीक करने लगती है। तभी वो देखती है कि कई क्रू मेंबर्स पानी से लड़ते हुए अपनी जान बचाने के लिए उनकी तरफ दौड़ रहे हैं। नोरा चिल्लाकर उन्हें और तेज दौड़ने के लिए कहती है, लेकिन डोर तक पहुंचने से पहले ही समुद्र का पानी उन्हें पूरी तरह निगल लेता है। ये भयानक दृश्य देखकर उनमें से एक नोरा से कहता है कि जल्दी से डोर बंद कर दो, वरना सब मर जाएंगे। आखिरकार नोरा फिर से बटन दबा देती है और आखिरी पल में जोरदार आवाज के साथ गेट बंद हो जाता है। कुछ ही सेकंड में सब कुछ फिर से अजीब तरह से शांत हो जाता है। थोड़ी देर बाद उनका एक साथी रोड्रिगो कहता है कि शायद कोई बड़ा भूकंप आया होगा, वरना ऐसा होना मुश्किल है। इसके बाद वो लोग कंट्रोल रूम से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आता। मतलब कंट्रोल रूम से उनका पूरा संपर्क टूट चुका था। उसी समय उन्हें एक दिल दहला देने वाली अजीब आवाज सुनाई देती है। उन्हें लगता है जैसे बेस के बाहर कोई बहुत बड़ा रहस्यमय ऑब्जेक्ट पानी के अंदर हिल रहा है और अपने तेज नाखूनों से बेस की दीवारों पर वार कर रहा है। खतरा बढ़ सकता है, ये सोचकर नोरा और रोड्रिगो देर किए बिना एस्केप पॉड्स की तरफ निकल पड़ते हैं। टूटे फूटे बेस के अंदर से गुजरते हुए वो किसी तरह सर्वर रूम तक पहुंचते हैं और खराब हो चुके कम्युनिकेशन सिस्टम को ठीक करने लगते हैं। लेकिन तभी वही डरावनी तेज आवाज फिर से पास से सुनाई देती है। अब उन्हें शक होने लगता है कि ये कोई सामान्य भूकंप नहीं हो सकता। नोरा सिस्टम का डेटा चेक करके देखती है कि पूरा बेस ताश के घर की तरह टूटकर गिर चुका है। सिर्फ कुछ ही हिस्से किसी तरह टिके हुए हैं। इसके बाद नोरा और रोड्रिगो एस्केप पॉड की तरफ जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। टूटे फूटे बेस के अंदर से रेंगते हुए वो लोग रास्ता खोजने की कोशिश करते हैं। तभी पीछे से कोई दर्द भरी आवाज में चिल्लाता है, मुझे बचाओ। नोरा पीछे मुड़कर देखती है कि उनका साथी पॉल मलबे के नीचे दबा हुआ है। नोरा और रोड्रिगो मिलकर काफी कोशिश के बाद उसे बाहर खींच लेते हैं। अब तीनों मिलकर एस्केप की तरफ बढ़ने लगते हैं। आगे का रास्ता इतना तंग हो चुका होता है कि उन्हें रेंगते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। सबसे आगे नोरा होती है। अचानक उसकी नजर एक डेड बॉडी पर पड़ती है। उस आदमी की आंखें अभी भी खुली हुई थीं और उनमें इतना डर था कि लगता था मरने से ठीक पहले उसने कोई बहुत डरावनी चीज देखी थी। ये दृश्य देखकर उनके मन में डर बैठ जाता है कि शायद समुद्र की गहराई में कोई भयानक चीज जाग चुकी है जो इंसानी कल्पना से भी बाहर है। काफी मुश्किलों के बाद वो लोग आखिरकार पॉड रूम तक पहुंच जाते हैं, लेकिन पॉड रूम में पहुंचकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि वहां एक भी एस्केप पॉड नहीं बचा था। वहां सिर्फ कैप्टन लूसियन खड़े थे, लेकिन डोर लॉक होने की वजह से वो अंदर फंसे हुए थे। नोरा किसी तरह बाहर से डोर खोल देती है। बाहर आने के बाद कैप्टन बताते हैं कि जितने भी पॉड्स थे
उनमें बाकी क्रू मेंबर्स को पानी की सतह की तरफ भेज दिया गया है। अब उन्हें किसी भी तरह सबमर्सिबल रूम तक पहुंचना होगा। नोरा कैप्टन से कहती है कि पूरा बेस लगभग नष्ट हो चुका है। उन्हें ये भी नहीं पता कि कितने लोग अभी जिंदा हैं या वो खुद बच पाएंगे भी या नहीं। नोरा फिर कैप्टन से पूछती है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, क्या ये सच में भूकंप है या कुछ और। कैप्टन कहते हैं कि अपनी जिंदगी में उन्होंने पहली बार ऐसा कुछ देखा है, लेकिन अब उन्हें मिलकर इस स्थिति का सामना करना होगा। इसके बाद वो लोग कंट्रोल रूम की तरफ जाते हैं, जहां एमिली और स्मिथ पहले से ही बाहर की दुनिया से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कहीं से भी कोई सिग्नल नहीं मिल रहा था। ऊपर से कंट्रोल रूम को बार बार ऐसे झटके लग रहे थे जैसे बाहर से कोई बहुत बड़ा चीज पूरे बेस को ऊपर की तरफ धकेलने की कोशिश कर रही हो। नोरा सिस्टम चेक करके बताती है कि बेस के ऊपर वाले सभी फ्लोर्स और कूलिंग टावर पूरी तरह खत्म हो चुके हैं, लेकिन असली खतरा बेस का कोर है, जो पूरे बेस को पावर सप्लाई देता है। वो किसी भी समय फट सकता है। अगर कोर फट गया तो धमाका इतना भयानक होगा कि एक पल में पूरा रिसर्च स्पेस राख बन जाएगा। अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा, क्योंकि बाकी एस्केप पॉड्स पहले ही टूटकर नष्ट हो चुके हैं। जब सब लोग अपनी निश्चित मौत मानकर उम्मीद छोड़ने लगते हैं, तभी कैप्टन कहते हैं कि उनके पास एक आखिरी मौका है। उन्हें बेस के सबसे गहरे हिस्से में जाना होगा, जहां ड्रिलिंग का काम चल रहा था। शायद वहां उन्हें कोई पॉड मिल जाए। कैप्टन की ये बात सुनकर पॉल कहता है कि वो ड्रिलिंग साइट यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर दूर है। ऐसे हालात में वो वहाँ कैसे पहुँचेंगे। इसी बातचीत के दौरान स्मिथ को ड्रिलिंग साइट से आया आखिरी सिग्नल मिलता है, लेकिन उसे सुनकर सबकी आवाज डर से सूख जाती है, क्योंकि उस सिग्नल में सिर्फ लोगों की दर्द भरी चीखें और किसी भयानक जानवर की डरावनी आवाज सुनाई दे रही थी। इसी बीच अचानक तभी पूरा बेस फिर से अजीब तरीके से कांपने लगता है। ऐसा लगता है जैसे अंधेरे में छिपा कोई दानव पूरे स्टेशन को खिलौने की तरह तोड़ देना चाहता हो। पॉल निराश होकर कहता है कि उन्हें इतनी गहराई तक ड्रिलिंग नहीं करनी चाहिए थी। शायद उन्होंने किसी ऐसे शैतान को जगा दिया है जिसे छेड़ना ही नहीं चाहिए था। कोई और रास्ता न होने की वजह से सब लोग भारी अंडरवाटर सूट्स पहन लेते हैं। अब ये सूट्स ही उनकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद थी। लेकिन जैसे ही वो समुद्र की गहराई में कदम रखते हैं, अचानक रोड्रिगो के हेलमेट में दरार पड़ जाती है। पानी के भयानक प्रेशर से पलक झपकते ही उसका पूरा शरीर फटकर चकनाचूर हो जाता है। अपने साथी की ऐसी दर्दनाक मौत देखकर कोई भी खुद को संभाल नहीं पाता। नोरा जब इस काले गहरे समुद्र की तरफ देखती है तो उसे लगता है कि ये सन्नाटा अंतरिक्ष से भी ज्यादा डरावना है। साथी को खोने का दुख और मौत का डर लेकर वो किसी तरह कार्गो लिफ्ट की छत पर कूदते हैं और उसके अंदर घुस जाते हैं। तब कैप्टन सबको बताते हैं कि उन्हें जितनी जल्दी हो सके इस बेस से दूर जाना होगा, क्योंकि ये किसी भी समय ज्वालामुखी की तरह फट सकता है। इसके बाद लिफ्ट उन्हें लेकर समुद्र की ओर भी गहराई में उतरने लगती है। तभी लिफ्ट की स्क्रीन पर किसी पॉड से मदद का सिग्नल दिखाई देता है। कैप्टन जल्दी से लिफ्ट रोक देते हैं और पॉल व स्मिथ को कहते हैं कि जो भी ये सिग्नल भेज रहा है उसे ढूंढ कर लाओ। दोनों फिर से भारी अंडर वाटर सूट्स पहनकर पानी में उतर जाते हैं, लेकिन बाहर इतना घना अंधेरा होता है कि सूट की लाइट से भी ठीक से कुछ दिखाई नहीं देता। आगे बढ़ते हुए स्मिथ को महसूस होता है कि अंधेरे में कोई चीज शायद उनका पीछा कर रही है। किसी तरह वो उस स्पॉट तक पहुंच जाते हैं जहां से सिग्नल आया था, लेकिन पास जाकर देखते हैं कि पूरा रास्ता किसी अजीब चिपचिपे पदार्थ से ढका हुआ है। उन्होंने पहले कभी ऐसी चीज नहीं देखी थी। पॉड के अंदर किसी को न पाकर वो आसपास तलाश करने लगते हैं। तभी उन्हें केबल्स में उलझा हुआ अपने एक साथी का डेड बॉडी मिलता है। ये देखकर कैप्टन तुरंत उन्हें वापस अंदर आने का आदेश देते हैं, लेकिन उसी समय पॉल और स्मिथ देखते हैं कि उस डेड बॉडी की पीठ के अंदर कुछ जिंदा हिल रहा है। वो कुछ समझ पाते उससे पहले ही उसकी पीठ से बिजली की रफ्तार से एक अजीब जानवर बाहर निकलकर पॉल पर हमला कर देता है। हालांकि स्मिथ किसी तरह उस छोटे क्रीचर को मार देता है। उस क्रीचर को साथ लेकर वो लोग फिर से लिफ्ट में वापस आ जाते हैं। पॉल बताता है कि ये जीव उस डेड बॉडी को नोच नोच कर खा रहा था। एमिली जब उस क्रीचर को देखती है तो उसे उसके आसपास तेज नुकीले पंजे दिखाई देते हैं। तब एमिली कहती है कि शायद ड्रिलिंग के दौरान उन्होंने गलती से ऐसा कोई गड्ढा खोल दिया है जहां पहले से ही अजीब और खतरनाक जीव रहते थे, और अब उनकी वजह से वो गुस्से में आ गए हैं। एमिली की ये बात चल ही रही होती है कि अचानक लिफ्ट की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं। नोरा किसी तरह सिस्टम को फिर से ठीक करने लगती है, लेकिन जैसे जैसे लिफ्ट नीचे उतरती है
बाहर से कोई बड़ा जीव उसे जोर जोर से धक्का देने लगता है। तभी पॉल की नजर टेबल पर रखे उसी छोटे क्रीचर पर पड़ती है। वो सोचने लगता है कि क्या बाहर उसका माँ है। शायद उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। भयानक झटकों के बीच लिफ्ट के अंदर सभी लोग पत्थर की तरह चुप खड़े रहते हैं। चारों तरफ इतनी गहरी खामोशी होती है कि उन्हें अपनी धड़कन तक साफ सुनाई देती है। उसी समय कैप्टन जब लिफ्ट की छत के कांच पर टॉर्च की रोशनी डालते हैं तो अचानक एक विशालकाय क्रीचर उस कांच पर जोर से हमला कर देता है और वो किसी दानव जैसे इंसान की तरह दिख रहा था। सब लोग बुरी तरह डर जाते हैं। तभी अगले ही पल बेस के ऊपर वाले हिस्से में जोरदार एक्सप्लोजन हो जाता है। रोशनी इतनी तेज होती है कि लगता है जैसे समुद्र की गहराई में अचानक सूरज निकल आया हो। इस धमाके के झटके से लिफ्ट के मोटे केबल्स टूट जाते हैं और लिफ्ट तेजी से नीचे गिरने लगती है। इसलिए सभी लोग जल्दी से अपने हेलमेट्स पहन लेते हैं। लिफ्ट समुद्र की तलहटी से टकराने से पहले ही वो लोग बाहर कूद जाते हैं, लेकिन एक्सप्लोजन की वजह से ऊपर से ब्रिज के भारी लोहे के टुकड़े और मलबा बारिश की तरह गिरने लगता है। अपनी जान बचाने के लिए सब लोग एक दूसरे को संभालते हुए किसी तरह दौड़कर ड्रिलिंग चेम्बर के दरवाजे तक पहुंचते हैं। चारों तरफ गहरा अंधेरा होता है और उस अंधेरे में कुछ अजीब सी परछाइयां दिखाई देती हैं। उधर ड्रिलिंग चेम्बर का डोर भी जैम हो चुका होता है। काफी कोशिश के बाद वो लोग किसी तरह उसके अंदर घुस जाते हैं। तभी ऊपर से फिर एक डरावनी आवाज सुनाई देती है। कैप्टन सबको समझाते हुए कहते हैं कि शायद ये ऊपर से बेस के टूटे हुए हिस्से गिरने की आवाज है। इसके बाद वो लोग उस सुरंग जैसे चेम्बर के अंदर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, रास्ता और भी संकरा होता जा रहा था। एक जगह पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि आगे का रास्ता मलबे की वजह से पूरी तरह बंद हो चुका है। तब नोरा हिम्मत करके कहती है कि वो पानी के नीचे तैरकर दूसरी तरफ जाएगी। वो अपना हेलमेट ठीक से पहनकर पानी में डुबकी लगाती है और तैरते हुए दूसरी तरफ पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर वो बाकी सबको भी आने का इशारा करती है। एक एक करके सब लोग दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं, लेकिन सबसे आखिर में पॉल रह जाता है। तभी पॉल को महसूस होता है कि पीछे के अंधेरे पानी में कोई मौजूद है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है, एक अजीब क्रीचर पानी के अंदर गायब हो जाता है। कैप्टन उसे बार बार आवाज देते हैं, लेकिन पॉल की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। मजबूर होकर सब लोग पॉल के सूट से जुड़ी केबल को पकड़कर जोर से खींचने लगते हैं। कुछ देर बाद पॉल उनके पास वापस आ जाता है और सब लोग राहत की सांस लेते हैं। लेकिन अगले ही पल पॉल की केबल को कोई अदृश्य ताकत दूसरी तरफ से जोर से खींच लेती है। डर के मारे पॉल चिल्लाने लगता है। बाकी सब लोग घबराकर केबल काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। पलक झपकते ही पॉल के शरीर का एक हिस्सा उससे अलग हो जाता है। अचानक पॉल के हेलमेट में खून भरने लगता है और वहीं उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। ये देखकर बाकी सब डर और दहशत में अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं। कुछ देर बाद कैप्टन फिर से रेडियो के जरिए ऊपर की दुनिया से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आता। पॉल की मौत के बाद सब लोग पूरी तरह टूट चुके होते हैं। एक एक करके उनके साथी किसी अदृश्य ताकत के हाथों मारे जा रहे थे। तभी वो लोग एक कंट्रोल रूम में खड़े होते हैं, जहां से बाहर का डरावना नजारा साफ दिखाई देता है। उनके बेस स्टेशन की ड्रिलिंग मशीन इतनी बुरी तरह मुड़ी तुड़ी पड़ी होती है जैसे किसी ने उसे खिलौने की तरह तोड़ दिया हो। स्मिथ हैरान होकर कहता है कि 6000 टन वजन की ड्रिलिंग मशीन का इस तरह नष्ट होना क्या सच में संभव है? एमिली कांपते हुए कहती है कि ये सब उनकी गलती है। उन्होंने समुद्र की गहराई को छेड़ा है और अब समुद्र उनसे बदला ले रहा है। शायद उन्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। कैप्टन सबको शांत करते हुए कहते हैं कि उन्हें यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, लेकिन स्मिथ बताता है कि उसका सूट डैमेज हो चुका है और अगर वो बाहर गया तो पानी का प्रेशर सह नहीं पाएगा। इसलिए वो बाकी सबको कह देता है कि उसे छोड़कर आगे बढ़ जाए। स्मिथ कहता है कि अगर वो साथ गया तो सबकी जान खतरे में पड़ सकती है, लेकिन कैप्टन उसे हिम्मत देते हैं और किसी तरह उसका सूट ठीक कर देते हैं। इसके बाद सब लोग पानी के अंदर से ड्रिलिंग साइट की तरफ निकल पड़ते हैं, क्योंकि शायद वहीं एस्केप पॉड्स मिल सकते हैं। पानी के नीचे चारों तरफ घना अंधेरा होता है। तभी नोरा को महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है। वो टॉर्च जलाकर देखती है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। फिर भी उसके मन में एक अजीब डर बना रहता है। उसे बार बार लगता है कि कोई उसके बहुत पास से होकर गुजर रहा है।
अचानक नोरा के सामने से एक अजीब क्रीचर तैरता हुआ निकल जाता है। ये देखकर सब लोग डर कर अंधेरे में इधर उधर देखने लगते हैं। कैप्टन तुरंत सबको सूट की लाइट्स बंद करने का आदेश देते हैं। इसी दौरान उन्हें पता चलता है कि स्मिथ कहीं दिखाई नहीं दे रहा। सब लोग उसे ढूंढने लगते हैं। तभी नोरा देखती है कि कोई अजीब चीज स्मिथ को घसीट कर ले जा रही है। नोरा हिम्मत करके उस क्रीचर के पीछे जाती है। वो अजीब क्रीचर स्मिथ को खींचते हुए एक संकरी गुफा के अंदर ले जाता है। कैप्टन बिना एक पल गंवाए उसी गुफा के अंदर घुस जाते हैं। काफी अंदर जाने के बाद कैप्टन को स्मिथ मिल जाता है। किस्मत से स्मिथ अभी जिंदा होता है। कैप्टन उसे खींचकर बाहर ले आते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद कैप्टन को याद आता है कि स्मिथ की गन गुफा के अंदर ही रह गई है। इसलिए वो फिर से गुफा के अंदर जाकर गन निकालने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो वापस लौटने लगते हैं, गुफा की गहराई से एक भयानक मॉन्स्टर अचानक निकलकर कैप्टन को पकड़ लेता है और Pain Go Oil. Say goodbye to joint pain. ऊपर की तरफ खींचने लगता है। कैप्टन के सूट की केबल में फंसने की वजह से नोरा भी उसके साथ ऊपर की तरफ खींचने लगती है। पानी के अंदर संघर्ष करते हुए कैप्टन और वो अजीब क्रीचर एक बड़े प्लेटफॉर्म पर जा टकराते हैं। प्लेटफॉर्म के किनारे कैप्टन को लटका हुआ देखकर नोरा उसे बचाने की कोशिश करती है। तभी वो भयानक क्रीचर फिर से उनके सामने आ जाता है। वो इतना विशाल होता है कि लगता है जैसे वो इस दुनिया का ही जीव नहीं है। वो अपना विशाल मुंह खोलकर नोरा के हेलमेट को निगलने की कोशिश करता है। उसी समय कैप्टन अपनी नाइफ निकालकर उस मॉन्स्टर पर वार करते हैं। दर्द से तड़पकर वो क्रीचर नोरा और कैप्टन दोनों को तेजी से ऊपर की तरफ खींचने लगता है। कैप्टन समझ जाते हैं कि अगर वो इसी रफ्तार से ऊपर जाते रहे तो पानी के भयानक प्रेशर से उनका सूट फट जाएगा। इसलिए वो नोरा से कहते हैं कि केबल काट दो, वरना वो भी मर जाएगी। लेकिन नोरा ऐसा करने के लिए तैयार नहीं होती। तब मजबूर होकर कैप्टन खुद ही अपनी नाइफ से केबल काट देते हैं और खुद को अलग कर लेते हैं। नोरा अलग होते ही अगले ही पल एक भयानक एक्सप्लोजन में कैप्टन की मौत हो जाती है। उसी धमाके में उनका सूट और शरीर पानी में बिखर जाता है। उस एक्सप्लोजन के झटके से नोरा नीचे समुद्र की तलहटी में बेस के एक छोड़े हुए हिस्से में जा गिरती है। वो जगह पूरी तरह सुनसान और खामोश होती है। किसी तरह अंदर जाकर नोरा मानसिक रूप से टूट जाती है, क्योंकि उसे नहीं पता कि स्मिथ और एमिली जिंदा हैं या नहीं। वो रेडियो से पागलों की तरह एमिली और स्मिथ से संपर्क करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। फिर नोरा ऊपर पड़े कुछ उपकरणों से एक पुराना सूट किसी तरह ठीक कर लेती है और उसे पहनकर दोबारा पानी में उतरती है ताकि एमिली और स्मिथ को ढूंढ सके। तभी रेडियो में एमिली की आवाज सुनाई देती है। उसी समय नोरा दूर अंधेरे में एमिली के सूट की लाइट चमकती हुई देख लेती है। काफी मुश्किल से वहां पहुंचने पर नोरा देखती है कि एमिली स्मिथ को घसीटते हुए आगे ले जा रही है, क्योंकि स्मिथ बहुत बुरी तरह घायल हो चुका था। नोरा एमिली को शांत करती है और दोनों मिलकर स्मिथ को खींचते हुए उस गहरे अंधेरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। चारों तरफ माहौल बहुत डरावना होता है। हर पल ऐसा लगता है जैसे कोई भयानक परछाई छिपकर उन्हें देख रही हो। कई साथियों को खोने के बाद आखिरकार वो लोग ड्रिलिंग साइट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर खुश होने की बजाय वो और ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि ड्रिलिंग साइट के मेन गेट तक पहुंचने के लिए बीच में एक पुल जैसा रास्ता पार करना पड़ता है और उस पूरे पुल पर हजारों खतरनाक क्रीचर्स गहरी नींद में पड़े हुए होते हैं। अगर उन्हें मेन गेट तक पहुंचना है तो इन्हीं क्रीचर्स के बिल्कुल पास से गुजरना पड़ेगा, और अगर उनमें से एक भी जाग गया तो पल भर में हजारों जानवर उन्हें फाड़कर खा सकते हैं। कोई और रास्ता न होने की वजह से वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन बदकिस्मती से एक क्रीचर अचानक जाग जाता है और नोरा पर हमला कर देता है। नोरा चिल्लाकर एमिली से कहती है कि वो तुरंत वहां से भाग जाए। वो क्रीचर अपना विशाल मुंह खोलकर नोरा को निगलने की कोशिश करता है, लेकिन नोरा डरने के बजाय हिम्मत दिखाती है और अपनी गन से उस क्रीचर के पेट के अंदर गोली मार देती है। दर्द से तड़पते हुए वो क्रीचर वहीं मर जाता है। इसके बाद नोरा उसका शरीर चीरकर किसी तरह बाहर निकल आती है, लेकिन तब तक आसपास के बाकी सारे मॉन्स्टर्स जागने लगते हैं। ये देखकर नोरा अपनी गन रीलोड करने ही वाली होती है कि अचानक वो देखती है कि जिस प्लेटफॉर्म पर ये क्रीचर्स उल्टे लटके हुए थे वो पूरा हिस्सा ऊपर उठकर अंधेरे में गायब हो जाता है। उसी समय नोरा सामने वाली बिल्डिंग के ऊपर
एक विशाल छाया खड़ी देखती है। जब वो उस छाया पर गोली चलाने के लिए ध्यान से देखती है तो उसके दिल की धड़कन लगभग रुक जाती है। उसके सामने एक दानव जैसा समुद्री राक्षस खड़ा होता है। वो इतना विशाल था कि उसके सामने 50 मंजिला बिल्डिंग भी खिलौने जैसी लगती थी। अपनी जान बचाने के लिए नोरा पूरी ताकत से मेन गेट की तरफ दौड़ने लगती है। वो विशाल मॉन्स्टर अपने पैर से पुल पर इतनी जोर से हमला करता है कि लगता है जैसे पानी के नीचे कोई परमाणु बम फट गया हो। उस धमाके के झटके से नोरा दूर जाकर गिरती है और बेहोश हो जाती है। अगले ही पल एमिली नोरा को खींचते हुए मेन गेट के अंदर ले आती है और जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है। स्मिथ, नोरा और एमिली किसी तरह अंदर आ तो जाते हैं, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। वो विशाल मॉन्स्टर पूरे ड्रिलिंग साइट बिल्डिंग को जमीन से उखाड़ने की कोशिश करने लगता है। किसी तरह वो लोग आगे बढ़ते हुए पॉड रूम तक पहुंच जाते हैं। वहाँ कुल 3 पॉड्स होते हैं। नोरा जल्दी से चेक करती है और पता चलता है कि उनमें से सिर्फ 2 ही ठीक से काम कर रहे हैं। इसलिए बिना समय गंवाए नोरा और एमिली पहले स्मिथ को एक वर्किंग पॉड में बैठाकर ऊपर की तरफ भेज देते हैं। इसके बाद नोरा एमिली से कहती है कि वो दूसरे पॉड में बैठ जाए, लेकिन एमिली समझ जाती है कि बाकी बचा पॉड खराब है, इसलिए वो नोरा को अकेला छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं होती। तब नोरा उसे समझाते हुए कहती है कि स्मिथ के साथ उसका पूरा भविष्य है, इसलिए उसे जाना ही होगा। एमिली रोते हुए कहती है कि नोरा को जरूर वापस आना होगा, वो उसका इंतजार करेगी। ये कहकर नोरा एमिली का पॉड लॉन्च कर देती है। अब पूरे बेस में सिर्फ नोरा ही अकेली बची होती है। उसी समय पॉड रूम की कांच की दीवारों पर बाहर से छोटे छोटे क्रीचर्स हमला करना शुरू कर देते हैं। नोरा सिस्टम चेक करती है और देखती है कि हजारों अजीब क्रीचर्स स्मिथ और एमिली के पॉड्स का पीछा कर रहे हैं। नोरा गहरी सांस लेकर बेस के पावर कोर को अपने हाथों से ओवरलोड कर देती है। इससे पूरे बेस स्टेशन का सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड चालू हो जाता है। कुछ सेकंड की काउंटडाउन खत्म होते ही वहां भयानक एक्सप्लोजन हो जाता है। ये धमाका इतना ताकतवर होता है कि वो विशाल समुद्री मॉन्स्टर भी इससे बच नहीं पाता। उसके साथ साथ बाकी सारे क्रीचर्स भी आग में जलकर खत्म हो जाते हैं। इस तरह नोरा अपनी जान कुर्बान करके अपने दोनों साथियों की जिंदगी बचा लेती है। बाद में न्यूज में दिखाया जाता है कि ड्रिलिंग साइट से 2 क्रू मेंबर्स को जिंदा बचा लिया गया है और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। ये कहानी दिखाती है कि जब इंसान प्रकृति की सीमाओं को पार करने की कोशिश करता है तो प्रकृति उसे कड़ा सबक सिखाती है। Subscribe, please.